नमस्कार, आप देख रहे के न्यूज नेशनल। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश से सटी सरहद के भीतर हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क है। आजादी की पहली किरण की गवाह कस्या की हवाई पट्टी में 75वें साल में अंतर्राष्ट्रीय पहचान पाने जा रही है। पैंडोरा पेपर्स के संबंध में एमजीए ने अपनी जांच शुरू कर दी है। इसकी पहली बैठक हाल ही में हुई है। 1 महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया। और पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य अधिकारियों को और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। बता दें कि पूर्वी लद्दाख में 1.5 साल से तनाव के बीच चीनी सेना की अब अरुणाचल प्रदेश की सटी हुई सरहद के भीतरी हिस्सों में सैन्य ड्रिल और तैनाती को लेकर भारत सतर्क हो चुका है। भारतीय सेना ने सुरक्षा संबंधी किसी भी चुनौती से निपटने के लिए आपात योजना तैयार कर ली है। पूर्वी कमान के कमांडर ले जनरल मनोज पांडे ने बताया कि चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के सालाना प्रशिक्षण कार्यक्रम में भी इस बार की गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। उनके सैनिकों को सीमावर्ती भीतरी इलाकों में तैनात किया जा रहा है। ले जनरल पांडे ने यह भी बताया कि दोनों देशों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट बुनियादी ढांचे का विकास हो रहा है। इससे कुछ विवाद पैदा होते रहे हैं। सैन्य तैनाती भी बढ़ाई जा रही है। चीन द्वारा पूर्वोत्तर भारत में भूटान के साथ कूटनीतिक रिश्ते बनाने की कोशिशों से भी भारत की चिंता बढ़ी हुई है। चीन भूटान में दशकों पुराने सीमा विवाद पर हुए समझौते पर सीधे कुछ न कहते हुए जनरल ने बताया और उम्मीद जताई है कि यह समझौता सरकारी अधिकारियों की नजर में होगा। वहीं उनका यह भी कहना है कि सीमा के करीब चीन नए नए गांव बसा रहा है। भारत इसके अनुसार रणनीति बना रहा है, क्योंकि आबादी वाले क्षेत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए अधिक हो सकता है। इसके लिए ये जायजा लिया जा रहा है और बताया जा रहा है कि ये भारतीय सेना का माउंटेन स्ट्राइक कोर अब पूरी तरह से काम करने लगा है। वहीं पीएम मोदी आज कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करने वाले हैं। बता दें ये यहां पर कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ 15 दिनों के भीतर पीएम का ये दूसरा यूपी का दौरा है। इससे पहले वे 5 अक्टूबर को लखनऊ में अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्रीलंका की पहली फ्लाइट इस एयरपोर्ट पर लैंड कर चुकी है। फ्लाइट से श्रीलंका के खेल मंत्री नपल राजपक्षे के साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने के साथ 125 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी आएगा। सीएम योगी के सभी का स्वागत हुआ है। एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद पीएम कुशीनगर में महानिर्वाण बुद्ध मंदिर जाएंगे। मंदिर परिसर में 40,000 लोगों के बैठक का इंतजाम किया गया है। उन्हें संबोधित करेंगे। वह बुद्ध के शांति संदेश के सहारे पूरी दुनिया को साधेंगे और उद्घाटन के दौरान श्रीलंका के मेहमानों का स्वागत पूर्वांचल के मशहूर काला नमक चावल से बने बुद्ध प्रसाद से किया जाएगा। पीएम करीब 10 बजे एयरपोर्ट का उद्घाटन कर चुके हैं। इसके बाद ही करीब 11:30 बजे महानिर्वाण मंदिर में भी अधिम दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा भी ले चुके हैं। और अब जो है 1:15 पे उनका कुशीनगर में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होने वाला है। शिलान्यास के लिए भी सार्वजनिक समारोह में शामिल होने वाले हैं वो। इसमें राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी शामिल है और वह 2 बजे ही वापस चले जाएंगे। पहले ही उन्हें 4:15 पर रुकना था, लेकिन बाद में उनके कार्यक्रम में कुछ बदलाव हुए, जिसके तहत अब वो 2:15 तक ही वहां रहेंगे। तो बता दें कि पैंडोरा पेपर्स की जांच शुरू करने से पहले पैंडोरा पेपर्स के संबंध में एएमजी ने अपनी जांच शुरू कर दी है। उनकी पहली बैठक हाल ही में हुई है। सरकार ने छिपाकर विदेशों में अपनी संपत्ति और निवेश करने के मामले में कई भारतीय और उनकी कंपनियों के नाम इसमें सामने आए हैं। इसकी जांच में सबटीटी के प्रमुख जेबी महापात्र की अध्यक्षता में एमएजी का गठन किया गया है। बैठक में ईडी, रिजर्व बैंक और वित्तीय इंटेलिजेंस यूनिट के अधिकारी शामिल हुए। इस बैठक में तय हुआ कि खोजी पत्रकारों के समूह द्वारा आम नाम जारी करते हुए अब तक 380 भारतीय नागरिकों के भारतीय इकाइयों के नाम सामने आए हैं। पैंडोरा पेपर्स के नाम से लीक हुए करोड़ों दस्तावेजों में भारत समेत 91 देशों के वर्तमान एवं पूर्व नेताओं, अफसरों, मशहूर हस्तियों के वित्तीय रहस्यों को उजागर करने का दावा है। अमेरिका के प्रोफेशनल सेवाएं देने वाले दुनिया भर की 14 कंपनियों से लीक लगभग 1.20 लाख फाइलों की समीक्षा के विश्व के सैकड़ों नेताओं, अरबपतियों, मशहूर हस्तियों और नशीले पदार्थों के कारोबारियों के नाम भी शामिल हुए। उन निवेशकों का खुलासा हुआ है जिन्हें 25 साल से हवेलियों और समुद्र तट पर छुपा कर रखा गया था।
वहीं एक महीने पहले पंजाब के सीएम की कुर्सी छोड़ने वाले कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बड़ा सियासी धमाका किया। कैप्टन ने साफ कर दिया कि पंजाब में नई पार्टी बनाएंगे, उसी के जरिए 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। चुनाव से पहले बीजेपी से गठबंधन भी होगा। इस गठजोड़ में शिरोमणि अकाली दल से अलग हो चुके सुखदेव सिंह ढींढसा और रणजीत ब्रह्मपुत्रा के गुट को भी जोड़ा जाएगा। हालांकि उससे पहले कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन का सही समाधान निकालना जरूरी है। अमरिंदर ने एक इंटरव्यू में संकेत देते हुए कहा कि दिल्ली में सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा किसान आंदोलन जल्द ही एक प्रस्ताव की तरह आगे बढ़ सकता है। इसमें केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि सुधार कानूनों का मसला हल होने के बाद ही वे बीजेपी के साथ गठबंधन करेंगे। अमरिंदर ने कहा कि उनका फोकस 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत हासिल कर पंजाब में सरकार बनाने पर रहेगा। भाजपा से किसी तरह वैचारिक दिक्कत के मामले में अमरिंदर ने कहा कि पंजाब के साथ खड़े हैं, उसके लिए पंजाब के हित में सबसे ऊपर है। मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद ये पहली दफा है जब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सियासत में अपनी प्लानिंग पर खुलकर बातें की हैं। 18 सितंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद वो कांग्रेस छोड़ने और बीजेपी ज्वाइन नहीं करने की बात कह चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी बुधवार शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वैश्विक तेल एवं गैस क्षेत्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और विशेषज्ञों से बातचीत करेंगे। पीएम कार्यालय से ने कहा है कि इस बातचीत का मुख्य विषय जो है वो स्वच्छ विकास और स्थिरता को बढ़ावा देना है। इस दौरान भारत में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के खोज और एवं उत्पादन को प्रोत्साहित करने, ऊर्जा आत्मनिर्भरता, गैस आधारित अर्थव्यवस्था, स्वच्छ एवं ऊर्जा कुशल समाधानों के जरिए उत्सर्जन में कमी, हरित हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था और जैव ईंधन उत्पादन में बढ़ोतरी से क्षेत्रों पर चर्चाएं होंगी। इसमें प्रमुख बहुराष्ट्रीय निगमों एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सीईओ विशेषज्ञ इस चर्चा में शामिल होंगे। इसमें केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मौजूद रहेंगे। पीएमओ ने कहा कि यह छठी ऐसी सालाना बातचीत होगी जो 2016 में शुरू हुई है। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता भी शामिल होंगे। ये इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दे और भारत के साथ सहयोग और निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने पर विचार विमर्श करते हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द ही हाजिर होंगे। क्या कर रही हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुए। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। जहां कश्मीर में आम लोगों पर हमले की वारदातों ने लोगों के मन में एक खौफ भर दिया है। इससे न केवल बाहरी और अल्पसंख्यक भयभीत हैं बल्कि स्थानीय लोग भी डर रहे हैं। इससे कश्मीर की स्थानीय अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। कश्मीर में 2 अक्टूबर के बाद से ही 11 आम नागरिकों के मारे जा चुके हैं जो बिहार समेत 5 राज्यों के थे। इससे पूरी घाटी में खौफ का माहौल व्याप्त है। कई कश्मीरी पंडित और बाहरी मजदूरों ने कश्मीर छोड़ दिया। हालांकि कुछ लोगों के स्थानीय मुसलमानों ने आश्वस्त किया है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। पुराने श्रीनगर शहर के एक मकान मालिक मोहम्मद आमिम के घर पर 15 बाहरी किराएदार के रूप में रहते हैं। आमिम कहते हैं कि बाहरी लोगों ने कश्मीर छोड़ दिया है तो यहाँ की अर्थव्यवस्था टूट जाएगी। मैंने अपनी बाहरी भाइयों को कहा है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यदि कोई आतंकी यहाँ आता है तो पहले गोलियां मैं अपने सीने पर झेलूंगा। यदि सभी बाहरी लोग घाटी छोड़ के गए तो मैं खुद को कश्मीरियत पर धब्बा समझूंगा। श्रीनगर के हवल में 4 किलोमीटर की एक सड़क छोटा बिहार के नाम से जानी जाती है। वहीं कोरोना को हराने के लिए शुरू हुए टीकाकरण के 277 दिन बाद हम 100 करोड़ टीकों का पड़ाव पूरा करने जा रहे हैं। बुधवार रात तक या वीरवार दोपहर तक देश में 100 करोड़ टीके लग चुके होंगे। इसमें 70 करोड़ लोगों को सिंगल डोज जबकि 30 करोड़ लोगों को दोनों डोज लग जाएंगी। आधार डेटा के मुताबिक देश में 94 करोड़ लोग 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं। इस हिसाब से अभी तक 75% वयस्कों को सिंगल, 30.6% लोगों को डोज लग चुकी है। दुनिया भर में कोरोना से होने वाली मौतों में अब तक की सबसे बड़ी स्टडी सामने आई है जिसमें एक बात तो कॉमन है कि वैक्सीन लगने के बाद संक्रमित हो भी जाएं तो मौत की आशंका 4 से 5 गुना तक कम रहती है। उदाहरण के लिए कुछ हफ्ते पहले ब्रिटेन में रोज 22,000 मरीज मिल रहे थे, वहीं मौतें 100 से भी अधिक कम हो रही थी, जबकि वैक्सीनेशन से पहले 22,000 मरीजों पर 500 से ज्यादा मौतें हो रही थी। यहीं पर ट्रेंड जर्मनी, इटली, बेल्जियम, फ्रांस, स्पेन और आयरलैंड में देखा गया। तो अहम बात यह है कि मौतें घटने का ये सिलसिला तब शुरू हुआ जब इन देशों में 75 वयस्कों को टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी थी। भारत भी अब इस स्थिति में आ चुका है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में देश में कोरोना से होने वाली मौतों में कमी आ जाएगी।
वहीं इमरान की मुश्किल दिवालिया होने की कगार पर खड़े हैं। पाकिस्तान की मुश्किलों में फिर इजाफा होता दिख रहा है और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को इस बार एक बार फिर फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की तरफ से कोई राहत नहीं मिलने जा रही और वो एक बार फिर ग्रे लिस्ट में शामिल रहेगा। मंगलवार से शुरू होने वाले FATF की मीटिंग गुरुवार तक जारी रहेगी और माना जा रहा है कि पाकिस्तान को अगले साल अप्रैल तक ग्रे लिस्ट में रखा जाएगा। FATF की अगली मीटिंग अगले साल अप्रैल में होने वाली है, यानी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए 6 महीने और इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इमरान सरकार के राहत की बात सिर्फ इतनी सी है कि उसे ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में डाले जाने की आशंका कम है। इसका मतलब ये है कि FATF पाकिस्तान की इमरान सरकार को आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई का एक और मौका देने जा रही है। सिर्फ 2 दिन पहले IMF ने साफ कर दिया था कि अगर पाकिस्तान उसकी शर्तों को पूरा नहीं करेगा तो उसे $6 बिलियन का लोन नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, IMF ने पाकिस्तान को इस लोन को पहली किस्त तक देने से इनकार कर दिया था। वॉशिंगटन में 11 दिन तक चली बातचीत के दौरान पाकिस्तान का दल खाली हाथ लौटा था। अब सूत्रों के हवाले से खबर मिली कि अगले साल अप्रैल में होने वाले FATF की मीटिंग में भी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं निकाला जाएगा, यानी पाकिस्तान को महज 1 हफ्ते के भीतर दूसरा झटका लगा है। पंजाब सरकार को लगता है कि सिंघू बॉर्डर पर लखबीर सिंह की हत्या और सरेंडर करने वाले 4 निहंगों के दल प्रमुख बाबा अमन सिंह को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के पीछे कोई गहरी साजिश है। पंजाब सरकार ने इस मामले की जांच करने का फैसला किया है। पंजाब के डिप्टी CM और गृह मंत्री सुखविंदर रंधावा ने अमृतसर और तरनतारन जिला प्रशासन से इस बात का पता लगाने को कहा कि लखबीर सिंह सिंघू बॉर्डर पर कैसे पहुंचा और उसे कौन लेकर आया। रंधावा ने इस बात पर आशंका भी जताई कि दलित समुदाय से ताल्लुक रखने वाले लखबीर सिंह की सिंघू बॉर्डर पर हत्या करके किसानों के आंदोलन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश रची गई है। बता दें कि रंधावा ने यह भी कहा है कि लखबीर सिंह की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाले निहंग जिससे ताल्लुक रखते हैं उसके प्रमुख बाबा अमन सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री तोमर और पंजाब पुलिस के बर्खास्त इंस्पेक्टर गुरमीत सिंह पिंकी के साथ जो फोटो वायरल हो रही है उसकी भी जांच कराई है। पंजाब के गृह मंत्री रंधावा ने कहा कि निहंग बाबा अमन सिंह के तोमर के संपर्क में होने वाले खुलासे होने के बाद लखबीर की हत्या से जुड़े केस में एक नया मोड़ ले लिया है। रंधावा के अनुसार पंजाब सरकार यह पता लगाने की कोशिश करेगी अनुसूचित जाति और बेहद गरीब परिवार होने के बावजूद लखबीर सिंह को तरनतारन जिले में उसके गाँव चीमा से सिंघू बॉर्डर पर कौन लेकर आया। वहीं कर्नाटक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार कटील ने मंगलवार को एक बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इस विवाद के चलते उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ड्रग एडिक्ट और पेडलर बताया। कटील ने कहा कि आखिर राहुल गांधी हैं कौन? मुझे मीडिया के जरिए ही पता चला कि राहुल गांधी ड्रग एडिक्ट हैं। उनका ये बयान कर्नाटक कांग्रेस के उस बयान के बाद आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अशिक्षित बताया गया था। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिव कुमार ने बताया कि मोदी पर किए गए विवादित ट्वीट को पार्टी के अकाउंट से हटा दिया गया है। DK शिव कुमार ने दूसरा ट्वीट करके कहा है कि मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि हमें राजनीति करते हुए अपने बर्ताव को ठीक रखना चाहिए। मैं मानता हूं कि भाजपा भी मेरी इस बात से सहमत होगा, इसलिए कर्नाटक बीजेपी अध्यक्ष को राहुल गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने के लिए माफी मांगनी चाहिए। इससे पहले कर्नाटक कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से PM मोदी को अंगूठा छाप यानी अशिक्षित कहा गया। उन्होंने कन्नड़ में ट्वीट करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने स्कूल बनाए लेकिन मोदी कभी पढ़ने ही नहीं गए। कांग्रेस ने बड़ों के पढ़ने के लिए भी योजना बनाई लेकिन मोदी ने अब तक पढ़ाई नहीं की। 11 उत्तराखंड में बरस की आफत है। फिलहाल वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का, यहीं रुकेंगे। हम जब छोटे थे ना, हजारों कछुए आते थे इस बीच पर। हाँ, मैंने भी देखे हैं। क्या कर रहे हो बेटा? कछुओं के लिए जगह बना रही हूँ ताकि वो दोबारा वापस आ सके। मुझे भी तो देखना है कछुआ। अगर कल को बदलना है तो पहले खुद को बदलना पड़ेगा। सर्फ एक्सेल में हमने भी की है एक शुरुआत खुद को बदलने की। सर्फ एक्सेल मैटिक लिक्विड 100% इको फ्रेंडली एक्टिव्स के साथ मुश्किल दाग निकाले और पर्यावरण का भी रखें ख्याल। ब्रेक के बाद बुलेटिन का रुख करते एक बार फिर आपको बता दें कि उत्तराखंड में मंगलवार को बाढ़ और बारिश की वजह से हादसों में 42 लोगों की मौत हो गई है। ज्यादातर मौतें बादल फटने और लैंडस्लाइड की वजह से हुई हैं। कई लोग अब भी मलबे में दबे हुए हैं। बारिश में अब तक राज्य में 47 लोग जान गंवा चुके हैं। लगातार बारिश को देखते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चारधाम यात्रियों से अपील की है कि वे जहां हैं वहीं रहें। मौसम में सुधार होने से पहले अपनी यात्रा फिर से शुरू न करें। DIG नीलेश आनंद भरने से
ने सूत्रों पीटीआई को बताया कि अकेले कुमाऊं क्षेत्र में मरने वालों की संख्या 40 के पार हो गई। इस पहाड़ी राज्य में सोमवार को 5 मौतें हुई थी। इसके साथ ही मंगलवार को हुई 42 मौतों में नैनीताल जिले में 28, अल्मोड़ा और चंपावत में 6-6 और पिथौरागढ़ और उधम सिंह नगर जिलों में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। नैनीताल का संपर्क राज्य के बाकी हिस्सों से कट गया है। यहाँ तक आने वाली तीनों सड़कें भूसंकलन के चलते ब्लॉक हो गई हैं। वहीं भारी बारिश के चलते नैनीताल जिले में काठगोदाम रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली रेलवे लाइन भी बह गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बाढ़ से मौत होने पर परिवार वालों को 4 लाख रुपए और जिनका घर तबाह हुआ है उन्हें 1.5 लाख रुपए देने की घोषणा की। निहंग बाबा अमनदीप सिंह की केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ फोटो वायरल होने पर राजनीति गर्मा चुकी है। भाजपा अभी तक जहां हत्याकांड को लेकर बॉर्डर पर जमे किसानों पर हमलावर थी, वायरल फोटो आने के बाद कांग्रेस ने भाजपा पर निशाना साध उसे हत्या में शामिल बता दिया। गौरतलब है कि बाबा अमन सिंह सिंघू बॉर्डर पर लखबीर की निर्मम हत्या के बाद से आरोपी निहंगों का सरेंडर कराने की बड़ी भूमिका रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट के बाद मामले में राजनीति बयानबाजी तेज कर दी है। सुरजेवाला ने फोटो ट्वीट करके कहा है कि अब सब सच सामने आ रहा है, पर्दे उधड़ रही हैं, पर्दा खुल रहा है, कौन असल में पर्दे के पीछे किसके साथ खड़ा है, कौन किसानों के खिलाफ क्या षड्यंत्र कर रहा है। सुरजेवाला के बयान का सीधा मतलब यह है कि सिंघू बॉर्डर पर हुई बर्बर हत्या के बाद बीजेपी का हाथ है। सीएम के पूर्व मीडिया सलाहकार और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव जैन ने कहा है कि बाबा अमनदीप सिंह के मामले में कांग्रेस दुष्प्रचार पर उतर आई है। किसी नेता या मंत्री से मिलने का मतलब ये नहीं है कि उससे संबंध है। मंत्री तोमर और बाबा का ये फोटो काफी पुराना है। ये सिंघू बॉर्डर पर हुई हत्या से ना तो कुछ समय पहले का है और ना ही हत्या के तुरंत बाद का। देश की संसद में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात जो 2 दशक से चल रही है, आज तक महिला आरक्षण बिल संसद में कानून की शक्ल नहीं ले पाए। अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है और इस डिबेट को और आगे बढ़ा दिया। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश भी बढ़ेगा। फिलहाल प्रियंका गांधी भारतीय राजनीति में इतिहास रचने वाली है, क्योंकि देश में पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान किया है। कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में 161 सीटों पर कांग्रेस महिला कैंडिडेट उतारने जा रही है। इस ऐलान के साथ कि प्रियंका यूपी की पोस्टर वुमेन भी बन गई हैं। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नया नारा भी लिया है, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये नारा अब यूपी चुनाव का ट्रंप कार्ड बन चुका है। गांधी ने कहा कि इसके लिए हमने आवेदन पत्र मांगे हुए हैं, 14 नवंबर तक आवेदन खुला रहेगा। प्रियंका ने कहा कि मेरा बस चलता तो मैं 50% टिकट दे देती, अगली बार हो सकता है कि ये नंबर बढ़ जाए। यूपी में आरक्षण बढ़ेगा तो देश में भी बढ़त होगी। वहीं बुधवार को मॉस्को फॉर्मेट की तीसरी बैठक होने जा रही है। अफगानिस्तान के हालात और तालिबान को लेकर होने वाली ये बैठक काफी अहम बताई जा रही है। इस बैठक में 10 देशों को शीर्ष अधिकारी शामिल हो रहे हैं। इसमें एक भारत भी है। तालिबान का प्रतिनिधिमंडल भी इस बैठक में शामिल होगा। मॉस्को फॉर्मेट के तहत होने वाली इस बैठक में अफगानिस्तान के राजनीतिक और सैन्य हालातों पर चर्चा की जाएगी। इसमें अफगानिस्तान को मानवीय आधार पर दी जाने वाली मदद पर भी विचार होगा। अफगानिस्तान में सरकार बनाने के बाद ये पहली बार ऐसा होगा, ऐसा मंच है जहां पर तालिबान एक साथ 10 देशों के समक्ष अपने विचार रखेगा। जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान के हालात को लेकर मॉस्को फॉर्मेट की बैठक में 10 देश और तालिबान का एक प्रतिनिधिमंडल हिस्सा लेने वाला है। इस बैठक में भारत भी अहम भूमिका निभाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद से भारत ने उससे पूरी तरह से दूरी बना दी है। तालिबान के आने के बाद से ही अब तक केरल में ही एक ही बार में 31 अगस्त को दोनों की औपचारिक बातचीत हुई है। ये बातचीत दोहा में हुई थी। तालिबान को लेकर भारत की स्थिति बेहद स्पष्ट है। भारत चाहता है कि अफगानिस्तान आतंकियों के लिए जन्नत ना बन सके। वहीं भारत हमेशा से अफगानिस्तान की शांति और अखंडता का समर्थित रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन तमाम खबरों से रूबरू होने के लिए आप देखना न भूलें के न्यूज़ नेशनल। नमस्कार। बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने